बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आर यू डूइंग वेल। सो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड। सो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मतलब ये कि अब हमने सॉलिड की टाइप्स देख ली, अब हम देखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो हमने इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है, देन स्ट्रेन क्या होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोई भी सॉलिड मटेरियल शो करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये है कि हमारे पास जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से उस सॉलिड में जो चेंजिंग आती है तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या होता है, एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे बात की गई है एक्सटर्नल फोर्स की। मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में या उसकी लेंथ में कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है। तो उस चेंजिंग को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास रेगुलर होती है। अब जब हम उन रेगुलर एटम्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिस्टोर्शन होगी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर पोजीशन। ठीक है, क्या होगा जब हम किसी भी एटम्स पे फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएंगे। तो क्या हो जाए, उनमें डिस्टोर्शन आ जाएगी। तो इस डिस्टोर्शन को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। लेकिन क्या होता है डिफॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड में, द एटम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भी आ जाते हैं व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई है, हमारे पास एक बॉल है, बॉल के ऊपर हमने फोर्स लगाई है और बॉल की शेप में हमारे पास चेंजिंग आ गई है, वो थोड़ा सा डंप हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लास्टिक की बॉल थी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये बॉल है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है और ये हमारे पास इसने अपनी शेप में चेंजिंग कर ली है। अब चेंजिंग करने के बाद जब हम क्या करेंगे, हमने फोर्स लगाई हुई है ना, फोर्स अप्लाई की हुई है, तब उसकी पोजीशन ऐसे होगी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे, हमने फोर्स को रिमूव किया तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास अब बॉल है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम फोर्स रिमूव करते हैं, बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन हमारे पास ये एक लिमिट में होती है, मतलब एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट तक इस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम लिमिट को क्रॉस कर लेंगे, बियॉन्ड द लिमिट फोर्स लगाएंगे, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो सॉलिड है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर वो परमानेंट चेंज डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। मतलब फिर वो डिफॉर्म मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकेगा, वो एक परमानेंटली डिफॉर्म मटेरियल बन जाएगा या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन के केस में हमारे पास जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्ट्रेस, कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी। मतलब ये है कि हम किसी भी खास एरिया में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये तो हमारे पास प्रेशर के इक्वल भी था, लेकिन इसमें और प्रेशर में एक डिफरेंस है कि प्रेशर में हम लगाते हैं किसी भी खास एरिया पर एक फोर्स लगा देते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस के केस में जब हम किसी भी एरिया पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या फिर उसकी शेप में चेंजिंग आना लाजमी है टू प्रोड्यूस एनी चेंज। मतलब कोई भी चेंज आ जाए, चाहे लेंथ में हो जाए, चाहे वॉल्यूम में हो जाए, चाहे उसकी शेप में आ जाए, तो ये लाजमी है हमारे पास स्ट्रेस के केस में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो हमारे पास यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन निकाली जाए तो एम, एल -1, टी -2 होगी। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। तो हमारे पास सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि व्हेन अ स्ट्रेस चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस।
मतलब ये है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ में चेंजिंग आ रही है। तो अगर तो लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पाइप है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ है उसमें चेंजिंग आ जाएगी। मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ में चेंजिंग आ गई जब हमने फोर्स इसको खींचा। हमारे पास एक रबड़ है, ठीक है, इसको हमने खींचा तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है उसमें चेंजिंग आ गई। तो अब ये जो लेंथ में चेंजिंग आई है ना, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये हमारे पास चेंजिंग इस सूरत में भी हो सकती है और एक और कंडीशन भी हमारे पास है कि हम इसको कंप्रेस कर दें, हम इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाना शुरू कर दें। जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तब भी तो इसकी जो लेंथ है वो उसमें कमी आ जाएगी। हमारे पास मतलब ये इसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। हम कंप्रेस कर रहे हैं, हम एक हमारे पास जो रबड़ है उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी लेंथ में भी कमी आ जाएगी। तो मतलब चेंज इन लेंथ तो हुआ ना, ठीक है। तो स्ट्रेस अप्लाई करने से चेंज इन लेंथ हो, चाहे वो कंप्रेस हो चाहे वो इलोंगेट हो, तो दोनों केस में हमारे पास जो केस है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस का। सेकंड केस हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो हमारे पास जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इट यूजली अकर इन सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। मतलब ये कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर में ये हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है। अब क्या करते हैं, हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को इस पानी के अंदर फेंक देते हैं। अब क्या होगा, जब हम उस बॉल को पानी के अंदर फेंकेंगे तो ये जो पानी है इस बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से हमारे पास इस बॉल का वॉल्यूम में ना थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, मतलब ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। तो उसको मतलब ये है कि वॉल्यूम में चेंज आ गया ना, इस बॉल के वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो थर्ड टाइप है कि हमारे पास व्हेन द स्ट्रेस चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड शियर स्ट्रेस। मतलब हम क्या करें, किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं और उस स्ट्रेस लगाने की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। पहले तो लेंथ चेंज हो रही थी ना, सेकंड में हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा था, थर्ड में हमारे पास उसकी शेप ही चेंज हो गई जाती है, ठीक है। तो जब किसी भी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्यूब है, उस पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस जो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास उसकी जो शेप है उसमें चेंजिंग आ गई। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बता रहे हैं कि हमारे पास पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे बॉडी डिस्प्लेस होके इस डॉटेड लाइन को फॉलो कर रही है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या हुआ है कि उसने अपनी शेप को ही चेंज कर लिया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है शियर स्ट्रेस की। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास जो सॉलिड है वो डिफॉर्म हो जाता है। उस डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब कि एक सॉलिड है, उस पर जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसमें कितना डिफॉर्म आया है, मतलब कितना बिगाड़ आया है, तो उसकी जो मेजरमेंट है ना उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज़, क्योंकि हमारे पास ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। अब कैसे सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, हमारे पास इसका एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। मतलब हम मेजर करते हैं कि लेंथ में कितना चेंज आया है, तो हमारे पास डेल्टा एल ओवर एल, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ में और जो चेंज इन लेंथ आया उसकी जो रेशो होती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, हमारे पास दोनों जो एल है इसका यूनिट ऊपर वाले का भी मीटर और नीचे वाले का भी मीटर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट कोई यूनिट नहीं बचता, ना ही इसका कोई यूनिट है ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। मतलब ये है कि हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं और लैटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रेन है उसको हम डिनोट करते हैं एफ नॉट से। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी जो टाइप्स है सेम हमारे पास स्ट्रेस की तरह ही है। तो मतलब ये है, ये बिल्कुल स्ट्रेस की तरह ही है, बस यहाँ पे हमने क्या करना है, उस जो चेंज आएगा ना उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, जस्ट मेजरमेंट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, हमने इस टेंसाइल स्ट्रेस की बात की थी कि जब भी किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आएगी तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब
एक बॉडी है उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की लेंथ में जो चेंजिंग आएगी उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये हमारे पास जस्ट डिफरेंस है मेजरमेंट का, ये मेजरमेंट है उसकी और वो हमारे पास फोर्स लग रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये भी हमारे पास ऐसी है कि किसी भी बॉडी की वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी और वी। मतलब ये है कि चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम जो था उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो कितना है, तो इनके रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड हमारे पास है शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन का मतलब है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। डिफॉर्म होने की वजह से हमारे पास उसकी शेप में डिफरेंस आ रहे हैं। शीयर स्ट्रेस में हमने यही बात की थी कि जब भी किसी बॉडी की शेप में डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस। तो जब भी हम किसी भी बॉडी की शेप में डिफॉर्म आने की मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेन। अब इसको हम गैमा से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास फार्मूला होता है tan = डेल्टा ए ओवर अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है। अब हमने शीयर स्ट्रेस में ये एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास एक बॉडी है उसकी शेप चेंज हो गई है। अब हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास जो चेंज इन शेप आई है तो उसको हम मेजर करें तो हमारे पास ये चेंज इन शेप आई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है ये मतलब चेंज इन शेप है, ठीक है। मतलब ये इतनी बॉडी में शेप में चेंजिंग आई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से, मतलब ये चेंज इन शेप। और हमारे पास ये जो टोटल एरिया है इसको हम बोलते हैं ए, यानी हमारे पास जो टोटल बॉडी की जो शेप है उसको हम ए से डिनोट करेंगे और जो चेंज इन शेप है ना उसको हम डेल्टा ए से डिनोट कर देंगे। और हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो थीटा वाली हमारे पास जो थीटा के जो साथ होती है वो हमारे पास बेस होती है और इसके जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। और जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और यही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा = बेस ओवर एल्टीट्यूड। तो हमारे पास ये हमारे पास tan का फार्मूला होगा बेस ओवर एल्टीट्यूड। अब हम अगर चेंज इन शेप को, यानी जो हमारे पास tan थीटा हमारे पास b ओवर a होता है यानी बेस ओवर एल्टीट्यूड होता है, उसको हम चेंज इन शेप की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या बन रही थी, बेस हमारे पास डेल्टा a था, ठीक है। मतलब ये चेंज इन शेप था। और जो हमारे पास एल्टीट्यूड था वो हमारे पास a के इक्वल था, मतलब जो टोटल शेप ऑफ द बॉडी थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो tan थीटा = डेल्टा a ओवर a। और फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर द स्मॉलर एंगल ऑफ थीटा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चेंज इन शेप है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास जो tan थीटा जो है ना वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। और जब tan थीटा के इक्वल होगा तो हमारे पास जो गैमा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल, मतलब चेंज शेप है वो थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था शेयर स्ट्रेस का और शेयर स्ट्रेन का। नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ। अभी हमने पीछे स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ा और स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ा। तो हमने क्या कहा कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें उसकी लेंथ में, उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाती है और उस चेंजिंग को हम मेजर करते हैं स्ट्रेन से। मेजरमेंट ऑफ चेंजिंग इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस होती है। अब हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब हमने इलास्टिक लिमिट को भी देखा। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि मतलब वो पोजीशन जिस पे जाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, वो इलास्टिक लिमिट होती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन की। मतलब हम जितना स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे उतनी हमारे पास चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप आएगा। ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चेंज आएगा, कम करेंगे तो कम चेंज आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि हमारे पास ये सब कुछ इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए एक तो इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा ना वो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर ये वो कांस्टेंट है
जो कि हमने हुक्स लॉ में इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट टू ग्रेट। मतलब यह है कि अगर फोर्स ज़्यादा ना हो तो क्या होगा, मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट हो तो क्या होगा, हमारे पास जो रेशियो है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन की वो कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो 2 है, और उसके केस में हमारे पास जो स्ट्रेन मतलब चेंज आएगी वो भी 2 होगी, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब ये है कि कोई भी जितना मर्जी हम स्ट्रेस प्रोवाइड करें तो मतलब स्ट्रेन की वैल्यू भी तो उतनी ही रहेगी ना, अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रह के बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो इनका रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रेस है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल भी कह सकते हैं। और स्ट्रेन का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, हमने पीछे देखा हमारे पास स्ट्रेन का नो यूनिट होता है। मतलब ये हमारे पास ये रेशो होती है ना डेल्टा एल ओवर एल, और वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस की बात करें तो हमारे पास यंग मॉडुलस कहता है द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। मतलब ये कि जब हमने बात की थी टेंसाइल स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेन की, तो हमने कहा था अगर किसी स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आती है तो वो हमारे पास जो स्ट्रेस है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस कह रहा है इन दोनों के रेशियो को, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है उसका हम रेशियो लें टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, ठीक है। मतलब ये कि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी जो लेंथ है उसमें चेंजिंग आ रही है, तो इनके रेशियो को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। फार्मूला की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस का रेशियो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो फोर्स ओवर यूनिट एरिया होता है, और हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एफ ओवर ए ओवर डेल्टा एल ओवर एल। तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस की, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y के साथ। एंड द सेकेंड वन इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कहते हैं द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। पहले हमने बात की लेंथ की, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ ओवर ए यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यानी वॉल्यूम में जो चेंजिंग आ रही है तो डेल्टा वी ओवर वी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो वी है ये ऊपर चला जाएगा, एफ वी ओवर डेल्टा वी ए, ये हमारे पास होगा बल्क मॉडुलस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के के साथ। एंड द लास्ट वन इज shear मॉडुलस। shear मॉडुलस कहता है द रेशियो ऑफ द shear स्ट्रेस टू द shear स्ट्रेन। अब हमने shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर बॉडी की शेप में चेंजिंग आ रही है फोर्स की वजह से तो उस फोर्स को हम बोलते हैं shear स्ट्रेस, और जो मेजरमेंट है उस चेंजिंग इन शेप की उसको हम बोलते हैं shear स्ट्रेन, और इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं shear मॉडुलस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। और shear स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ ओवर ए, और shear स्ट्रेन जो है हमारे पास होती है डेल्टा ए ओवर ए, जो कि हमारे पास इक्वल होती है tan थीटा के। तो हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ ओवर ए ओवर tan थीटा, और इसको हम बोलते हैं shear मॉडुलस, और इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ये उसका सेकेंड नेम है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इलास्टिक कांस्टेंट था। 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और shear मॉडुलस, जिसमें हमने बात की चेंज इन लेंथ की, चेंज इन वॉल्यूम की और चेंज इन शेप की। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।